नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आज की इस कक्षा में हम पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें वेस्ट एशिया को पॉलिटिकली समझने की आवश्यकता है और हमें ये देखने की जरूरत है कि इसमें किन देशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो देश हैं उसमें आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप इसमें ईरान और इराक को देख सकते हैं। ईरान और इराक को देखने के बाद यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ जाएं तो तीन कंट्रीज हमें दिखाई देती हैं, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद अगर हम और नॉर्थ की तरफ यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखना चाहें तो यहाँ पे जो हमें कंट्रीज दिखाई देंगी उसमें टर्की इंपॉर्टेंट है, उसमें सीरिया इंपॉर्टेंट है, उसमें लेबनान इंपॉर्टेंट है और इजराइल और फिलिस्तीन की टेरिटरी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम फिर सऊदी के पेनिनसुला को देखने का प्रयास करें तो इसमें इस पेनिनसुला में इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब। इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे जॉर्डन को, इसमें इंपॉर्टेंट है कुवैत। फिर इसके पास में आप पाएंगे यूएई, कतर और बहरीन को, और इसके साउथ में दो कंट्रीज सिचुएटेड हैं जिसमें ओमान और यमन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें अफ्रीका के क्षेत्र से इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहां पर आप एक आइलैंड कंट्री को भी देख सकते हैं जो कि इसका भाग है। इसकी पूरी लिस्ट को आप इसमें देख सकते हैं जिसमें सारे देशों को दिया गया है और साथ ही आइलैंड कंट्री के रूप में आप साइप्रस के नाम को भी याद रख सकते हैं। अब इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझने के लिए आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है दुक्म पोर्ट। यह हाल में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ओमान के इस पोर्ट को हाल ही में इंडिया ने एक्सेस किया है। सिक्योर एक्सेस भारत को मिला है। किसके लिए? तो मिलिट्री यूज के लिए और साथ ही लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। इससे हम ईरान के साथ ही जो वेस्ट एशिया का जो रीजन है उसमें ओमान के साथ भारत की रिलेशनशिप की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ सकते हैं, जिसमें ओमान जो है वह इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर के रूप में नजर आता है जो कि गल्फ रीजन में है। इसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह रहे वह काफी लंबे समय से स्थापित हैं जो कि 1955 में एस्टेब्लिश किए गए थे और आगे चलकर इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला गया 2008 में। अब इसके संदर्भ में एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले मैप के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। इसमें आप इस दुक्म पोर्ट को देख सकते हैं जो ओमान में सिचुएटेड है। आप इसके महत्व को इस माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक तरफ तो आप इसमें गल्फ ऑफ ओमान को देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप ग्वादर पोर्ट को भी देख सकते हैं जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है और इसका निर्माण मुख्य रूप से चाइना के द्वारा किया जा रहा है। इसी के पास आप आगे देखेंगे तो ईरान में यहाँ पे चाबहार पोर्ट लोकेटेड है और इस प्रकार से भारत कोशिश कर रहा है कि जो इंडियन ओशियन के मुख्य जो रीजन्स हैं उन सब क्षेत्रों पर भारत की पकड़ मजबूत हो। ज्यादातर जो तेल वगैरह जो यहां से जाता है वह इसी क्षेत्र से होकर जाता है और यहां पर पोर्ट की एक्सेस के माध्यम से भारत ये जो वाइटल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वहां तक अपनी पहुंच को स्थापित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से आप इस दुक्म पोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत और ओमान के मध्य जो विशेष रूप से रणनीतिक संबंध हैं उसमें विविध प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी की जाती है और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ये तीनों फील्ड में की जाती है, जिसमें आर्मी एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है वह है अल नगा या इसे कहते हैं अल नजा। इसके अलावा एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उसे ईस्टर्न ब्रिज कहा जाता है और जो नेवल एक्सरसाइज है उसे नसीम अल बहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको चूंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टिकोण से आपको इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझने की आवश्यकता है। इसके आपको ध्यान रखना है कि गल्फ रीजन में ओमान भारत का एक क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम इसमें देख सकते हैं।
हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी, जो कि मैंने अभी मैप में दिखाई थी, कि ओमन जो है वो एक गेटवे के माध्यम से काम करता है, या एक गेटवे की तरीके से काम करता है, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 1/5 जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो भारत करता है। और इस दृष्टिकोण से ओमन में एक पोर्ट का होना इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से भारत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में ओमन के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें और भी दूसरी प्रकार की रेगुलरली बायलैटरल एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो तीनों क्षेत्रों में होती है और इस माध्यम से इसकी काफी महत्ता है। इसमें आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो ओमन है वह एंटी पायरेसी मिशंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से सोमालिया के क्षेत्र से जो ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस संचालित होते हैं, इनको रोकने के लिए भारत की नौसेना ने ओमन के साथ रेगुलरली सहयोग किया है। इसके अलावा दोनों विविध प्रकार के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उसको विविध तरीके के प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज आदि के माध्यम से भी आगे बढ़ाते हैं, ताकि मुख्य रूप से ओमन की जो फोर्सेज है उसको रेगुलरली ट्रेन किया जा सके। और इस रूप में भी हम दोनों देशों के मध्य संबंधों की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो ओमन है वह इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम नाम का जो एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, उसका भी भागीदार है। आगे हम इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम और उसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को समझने का प्रयास करेंगे और ओमन इसमें काफी महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत ओमन में एक रक्षा उत्पादन इकाई यानी एक प्रकार का डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट सेट करने के लिए भी काम कर रहा है, और इस रूप में आप उत्पादन के दृष्टिकोण से भी, मुख्य रूप से डिफेंस प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से भी ओमन के साथ भारत के महत्व को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और बातें भी इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी कि किस तरीके से जो दुकम का पोर्ट है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। न ये केवल इंडियन ओशियन रीजन में भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही यह इस रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यह अरब सागर और इसके तहत इंडियन ओशियन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस रखता है, मुख्य रूप से इंडिया के लिए। इसमें आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से भारत ने लगातार इंडियन ओशियन के रीजन में अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए विविध प्रकार के सहयोगों को किया है। इसमें आप मॉरिशस का नाम ध्यान रख सकते हैं, सेशेल्स का नाम ध्यान रख सकते हैं, ईरान का नाम ध्यान रख सकते हैं, और ओमन भी इसमें एक और एग्जाम्पल है। जैसे कि आप इसमें चाबहार पोर्ट का नाम याद रख सकते हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है ईरान में। आप इसमें मुख्य रूप से सेशेल्स का नाम याद रख सकते हैं। इसमें आप एजम्पशन आइलैंड का नाम याद रख सकते हैं। ठीक, इसमें आप मॉरिशस जो अगालेगा आइलैंड के माध्यम से इसमें सहयोग है उसको ध्यान रख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से भारत लगातार अपने फुटप्रिंट्स को इंडियन ओशियन के रीजन में बढ़ा रहा है। इसके माध्यम से दुकम पोर्ट में मुख्य रूप से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी बढ़ावा दिया जाना है। तो इस प्रकार से आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं आपको इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम को भी समझाने का प्रयास करूं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यह एक प्रकार से मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में देखी जा सकती है, जो हर 2 साल में कंडक्ट की जाती है और 2008 से ही इसे कंडक्ट किया जा रहा है। यह एक प्रकार की वॉलंटरी और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है, जो इंडियन ओशियन रीजन की जो नेवीज हैं उनको साथ लाती है और इसके माध्यम से मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके माध्यम से विविध प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है हादर एक्टिविटी, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी इसके माध्यम से जो आपदा वगैरह डिजास्टर्स वगैरह आती हैं उसको काउंटर करते हुए किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जा सकता है, इसमें किस तरीके से इंटरऑपरेटिबिलिटी हो सकती है, किस प्रकार से आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए इसमें कार्य किया जाता है।
इसके अलावा इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरीके से इसमें मेंबर्स हैं और किस तरीके से इसमें जो चेयरमैनशिप है वह रोटेट हुई है। जैसे कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की जो चेयरमैनशिप है वह 2-2 साल में रोटेट होती है। जैसे कि यह शुरू में इंडिया के पास रही 2 साल के लिए, फिर यूएई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ईरान, उसके बाद आगे वर्तमान में 2018 से 21 में ईरान के पास थी और वर्तमान में 2 साल के लिए किसके पास है, तो ये फ्रांस के पास है। इसमें जो नेशन स्टेट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुल नेशन स्टेट्स की जो संख्या है वह 25 है और इस 25 मेंबर्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसको रीजन वाइज याद रख सकते हैं। रीजन वाइज याद रखने का मतलब यह हुआ कि आप इसमें साउथ एशिया की कंट्रीज कौन सी हैं, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज कौन सी हैं, अफ्रीकन रीजन की कंट्रीज कौन सी हैं, इन सब को अलग अलग करके बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि आप इस मैप में सबसे पहले इन कंट्रीज को लोकेट कर लीजिए ताकि इसको याद करने में आपको आसानी हो, और एक बार लोकेट करने के बाद आप इन कंट्रीज को रीजन वाइज अगर याद करेंगे तो वह आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी। जैसे कि इसमें जो ज्योग्राफिकली जो इनको डिवाइड किया गया है उसमें जो मुख्य रूप से साउथ एशियन लिटोरल कंट्रीज हैं उसमें शामिल है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। वेस्ट एशियन लिटोरल्स में इंपॉर्टेंट हैं ईरान, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और कतर, यह आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल से फ्रांस भी शामिल है, यह इंपॉर्टेंट ही है। क्यों? फ्रांस जो है वह यूरोप का नेशन है और यहां पर एक आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड, उस रीयूनियन आइलैंड के माध्यम से फ्रांस जो है वह इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का एक पार्ट है। इसमें कीनिया शामिल है, इसमें मॉरिशस शामिल है, इसमें मोजाम्बिक शामिल है और साथ ही इसमें आपको साउथ अफ्रीका और तंजानिया के नाम को भी याद रखना है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का नाम, इंडोनेशिया का नाम, मलेशिया का नाम। इसके अलावा इसमें याद है आपको म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे का भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से कंट्रीज का नाम है जो आपको इसमें याद रखने हैं। मुख्य रूप से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया किस प्रकार से लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशियन के रीजन में हमारी जो उपस्थिति है, हमारी जो फुटप्रिंट है वो लगातार बढ़े। साथ ही यहाँ पे भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी काम करना चाहता है और इस दृष्टिकोण से भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। इस मुख्य रूप से जो रिलेशंस है उसको डीपन करने के दृष्टिकोण से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लीडरशिप का पोटेंशियल है उस लीडरशिप पोटेंशियल के दृष्टिकोण से भी यह इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के दृष्टिकोण से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत इसमें यहाँ पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहता है। ठीक, रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित करने के दृष्टिकोण से एक स्टेबल प्रकार के मैरीटाइम ऑर्डर को स्थापित करने के लिए भी यह इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से यह जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है वो इंडिया को हेल्प करेगा ताकि भारत जो है वो अपने स्फीयर और इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, तो कंसोलिडेट कर सके। और ये कहां से कहां तक इंडिया के द्वारा किया जाना है, तो वह है साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टेट ऑफ मलक्का है उस स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर जो हॉर्मुज का एरिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां तक भारत अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। तो यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ और बातें, कुछ और संगठन वगैरह को भी याद रखना होगा। जैसे कि आप इस बात को ध्यान रखने हैं कि इसमें भारत कोशिश ये कर रहा है कि हम इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के माध्यम से मुख्य रूप से जो इंडियन ओशियन रीजन में जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर कर सके और इसके माध्यम से भी इसका प्रयोग भारत कर रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि केवल इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसमें कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंडियन ओशियन रीजन में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को ध्यान रखेंगे, जिसको 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था और मुख्य रूप से इंडियन ओशियन रीजन में लिटोरल कंट्रीज के बीच एक रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इसमें कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इसमें आप नाम याद रखेंगे इंडियन ओशियन कमीशन का, जो मुख्य रूप से जो हमारा आप कह सकते हैं वेस्ट इंडियन ओशियन का रीजन है, वहाँ की कंट्रीज के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है। और इंडिया का जो सिचुएशन है वो एक ऑब्जर्वर का है, आप ये ध्यान रखेंगे। इंडिया क्या है, इसमें एक ऑब्जर्वर है। इसके अलावा इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत ने एक दृष्टिकोण लॉन्च किया था, जिसे सागर दृष्टिकोण या सागर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से भारत चाहता है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना। इसके माध्यम से मैरीटाइम नेबर्स वगैरह जो हैं उनको असिस्ट करना चाहता है, ताकि वो बिल्ड कर सकें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज़। और इसके माध्यम से लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम एक प्रकार से इस पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए काम कर सकें। इसके अलावा आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें इंडिया ने मुख्य रूप से जो इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशंस को एनालिसिस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। इसे भारत ने शुरू किया था 2018 में, ताकि एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब के रूप में काम कर सके और इसके माध्यम से मैरीटाइम डेटा को कलेक्ट किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके और इसमें कार्य किया जा सके। इसमें आपको एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का भी नाम याद रखना होगा, जो इंडिया और जापान दोनों के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसके माध्यम से एक डिक्लेरेशन के माध्यम से इस आइडिया को कंसीव किया गया और भारत और जापान दोनों चाहते हैं कि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है मुख्य रूप से अफ्रीका के क्षेत्र में, उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हम मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। इसमें विविध प्रकार के डेवलपमेंट को इनिशिएट किया जाना है, जैसे कि इसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी है, एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और प्यूपिल टू प्यूपिल पार्टनरशिप कॉन्टैक्ट को भी बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा इसमें आप कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस और पहलों को याद कर सकते हैं, जिसमें बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी याद रख सकते हैं, जो एक प्रकार का सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से स्थापित किया गया। इसके माध्यम से मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल के रीजन में एक प्रकार की रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाना है, एक तरीके के एनेबलिंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करना है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके और कोलैबोरेशन किया जा सके मुख्य रूप से इंडियन ओशियन रीजन के कॉमन इंटरेस्ट पर। तो इसके संदर्भ में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इनिशिएटिव्स के बारे में हमने बात की, उसमें कौन कौन से नेशन स्टेट पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन से नेशन स्टेट जो हैं उसके सदस्य हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेशंस स्टेट को भी याद रखना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करूं, तो इसको फॉर्मली इस नाम से जाना जाता था, उसका नाम था इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव एंड द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी IORARC। वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये मुख्य रूप से 23 नेशन स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो नेशन स्टेट्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो मुख्य रूप से इंडियन ओशियन के रीजन में इनको शामिल किया गया है। ये एक प्रकार का रीजनल फोरम है और ये इस प्रकार का रीजनल फोरम है जो त्रिपक्षीय दृष्टिकोण रखता है, यानी एक ये ट्राई पार्टिएट नेचर को रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है,
इस ट्राइपार्टिएट का मतलब यह हुआ कि इसमें 3 वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या 3 वेरियस प्रकार के आप कह सकते हैं पिलर्स देखे जा सकते हैं, जिसमें पार्ट लेते हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव और एकेडमिशियन। यानी ये 3 जो हैं वह पार्टीज हैं जो इसमें भाग लेती हैं और इसके माध्यम से ज्यादा बेहतर प्रकार के कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके नेशन स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और इन नेशन स्टेट्स को आप किस तरीके से देख सकते हैं, तो मुख्य रूप से इसके नेशन स्टेट्स को आप देख सकते हैं कि हम इसको एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं विविध प्रकार के एरियाज में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि साउथ एशिया में इसमें शामिल है बांग्लादेश, इसमें शामिल है इंडिया, इसमें शामिल है मालदीव्स, इसमें शामिल है श्रीलंका। वेस्ट एशिया को भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मेनलैंड प्रकार के वेस्ट एशिया में ईरान है, और जो अरब प्रायद्वीप वाला रीजन है, अरब पेनिनसुला वाला रीजन है, उसमें पार्ट ले रहे हैं इसमें ओमान, यूएई और यमन। इसमें ओशिनिया से कौन पार्ट ले रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के कौन पार्ट हैं, तो उनको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक ईस्ट अफ्रीका का पार्ट जो मेनलैंड अफ्रीका है, और दूसरा उसके बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज। तो मेनलैंड अफ्रीका में मोजाम्बिक एग्जाम्पल है, सोमालिया इसका भाग है, साउथ अफ्रीका, कीनिया और तंजानिया का नाम ध्यान रखेंगे। जो उसमें आइलैंड्स हैं उसमें कोमोरोस, मैडागास्कर, मॉरिशस और सेशेल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीयूनियन आइलैंड के माध्यम से इसमें फ्रांस भी एक नेशन स्टेट है, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड को देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें विविध प्रकार के मेंबर स्टेट्स को देख सकते हैं, जैसे कि देखिए आप इसमें सेशेल्स को देख सकते हैं, कोमोरोस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे जो नेशन स्टेट्स हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं। इसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इंडिया लगातार इंडियन ओशियन के रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस प्रेजेंस में आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो ईरान में संलग्न है, मुख्य रूप से एक कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार पोर्ट के माध्यम से। इसमें यूएई में भारत ने अपने ऑयल रिजर्व्स को सस्टेन करने के लिए उसके साथ सहयोग किया है। भारत ने ओमान में दुक्म पोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट में उसके यूज में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेशेल्स में जो है आप एजम्पशन आइलैंड का नाम याद रखेंगे। मॉरिशस में भी जो है आपको ध्यान रखना है अगालेगा आइलैंड के बारे में। मैडागास्कर में भारत ने एक प्रकार की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को हासिल करने के लिए काम किया है। रीयूनियन आइलैंड में भी भारत काम कर रहा है, जो फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है। भारत ने श्रीलंका के साथ इस मामले में सहयोग किया है, मालदीव्स के साथ सहयोग किया है। आपको पता होगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। डिएगो गार्सिया जो वर्तमान में यूएस और यूके के पास है, उसका भी भारत इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट स्थान है। इसमें भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आप याद रखेंगे। इसमें बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के साथ सहयोग के साथ ही मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के रीजन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें म्यांमार में सितवे कोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें थाईलैंड इम्पॉर्टेंट है, मलेशिया इम्पॉर्टेंट है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के साथ भारत क्या कर रहा है, तो लगातार सहयोग कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है वह न केवल एक प्रिंसिपल जिसे ओपन रीजनलिज्म कहा जाता है उस पर काम करता है ताकि सब मिलकर काम कर सकें, साथ ही यह ट्रेड फैसिलिटेशन, प्रमोशन और सोशल डेवलपमेंट पे भी काम करता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, तो इबाने मॉरिशस में है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से याद रखेंगे, तो ये मैंने आपको बताया। रीजन वाइज आपको याद रखना है साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, इसके अलावा अफ्रीकन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया। इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनका आप नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा आपको
इंडियन ओशियन कमीशन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, जिसका भारत क्या है तो ऑब्जर्वर है, याद रखेंगे ऑब्जर्वर है। तो ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और ये मुख्य रूप से जो अफ्रीकन इंडियन ओशियन नेशंस हैं, जो वेस्ट इंडियन ओशियन के पार्ट में अफ्रीका के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके बीच सहयोग कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। और इसके जो नेशन स्टेट्स हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो है कोमोरोस, इसमें शामिल है मेडागास्कर, इसमें शामिल है मॉरिशस, इसमें रीयूनियन आइलैंड के माध्यम से फ्रांस भी शामिल है, इसके अलावा इसमें शामिल है सेशेल्स। ठीक, जो आप कह सकते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से जो ऑब्जर्वर्स हैं, उन ऑब्जर्वर्स में चाइना है, ठीक, यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसे कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रांकोफोनी, ठीक, यानी OIF। इसमें माल्टा शामिल है, इंडिया, जापान और यूनाइटेड नेशंस भी इसके क्या हैं तो ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं किस तरीके से जो हमारा अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है या फिर इंडियन ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके मेंबर स्टेट्स को शामिल करता है। जैसे कि इसमें सेशेल्स है, ठीक, इसमें आप कोमोरोस का नाम याद रखेंगे, इसमें मेडागास्कर है, इसमें मॉरिशस है, और ला रियूनियन आइलैंड के माध्यम से फ्रांस भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके माध्यम से आप पूरा जो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ईस्टर्न अफ्रीका है और जो हमारा वेस्ट इंडियन ओशियन का रीजन है उस पे जो नेशन स्टेट्स हैं वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आप मेडागास्कर देख सकते हैं, कोमोरोस देख सकते हैं, ठीक, इसमें आप तंजानिया देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे और देखना चाहें तो आप ऐसे ऐसे नेशंस को याद रख सकते हैं जिनके साथ लगातार भारत सहयोग कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सेशेल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसमें मालदीव्स इंपॉर्टेंट है, डिएगो गार्सिया जो चागोस आइलैंड में है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें लगातार भारत सहयोग कर रहा है, जैसे कि मेडागास्कर के साथ भारत ने सहयोग किया है, वहां पे भारत का एक पोस्ट है स्थापित है। इसके अलावा सेशेल्स के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है ताकि जो सेशेल्स के क्षेत्र में जो एजम्पशन आइलैंड है, ठीक, उस एजम्पशन आइलैंड में भारत जो है एयर स्ट्रिप बिल्ड करने के लिए काम कर सके। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो अगालेगा आइलैंड है, अगालेगा आइलैंड में मुख्य रूप से भारत ने मॉरिशस के साथ सहयोग किया है। तो ये कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आइलैंड किस देश में स्थापित है, और इससे किसी भी साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशियन के जो नेशन स्टेट्स हैं वह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस इंपॉर्टेंट है, रीयूनियन आइलैंड के माध्यम से फ्रांस इंपॉर्टेंट है, सेशेल्स इंपॉर्टेंट है, कोमोरोस इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन्स हैं उसका नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें सोमालिया है, कीनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, ठीक, और साउथ अफ्रीका है। ये जो है आपको नाम याद रखने हैं ताकि आप आसानी से वेस्टर्न इंडियन ओशियन के नेशन स्टेट्स को याद रख सकें। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी होंगी, लेकिन पहले इंडियन ओशियन कमीशन के कुछ और पॉइंट ध्यान रख लें। जैसे कि इंडियन ओशियन कमीशन को क्रिएट किया गया था 1982 में, ठीक, और आगे चलकर एक विक्टोरिया एग्रीमेंट के माध्यम से यह जो है कार्य करने लगा। इसमें इंडिया जो है 2020 में जो है ऑब्जर्वर बना, और इसके माध्यम से भारत जो है अपनी स्ट्रेटेजिक जो भारत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहता है, और इसके माध्यम से वेस्टर्न इंडियन ओशियन या अफ्रीकन इंडियन ओशियन के रीजन में भारत अपनी उपस्थिति बनाकर रखना चाहता है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। इसके अलावा आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन ओशियन का रीजन है उस इंडियन ओशियन के रीजन में मुख्य रूप से जो विविध प्रकार का डेटाज है उस डेटा को संलयित करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो है भारत ने एक संगठन भी बनाया है जिसे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर या फिर सूचना संलयन केंद्र कहा जाता है।
इसे एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी आईमैक में, जो कहाँ पे है तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये एक प्रकार का सिंगल पॉइंट सेंटर है जो सभी प्रकार के कोस्टल रडार चेन्स को क्या करता है, लिंक करता है, ताकि एक सीमलेस प्रकार का रियल टाइम पिक्चर मिल सके, यानी डेटा मिल सके इंडियन कोस्ट लाइन का, जो लगभग 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसमें वो सब देश भी जो है अपना डेटा वगैरह देते हैं, अपने ऑफिसर्स को रखते हैं जिन्होंने भारत के साथ वाइड शिपिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, तो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, तो कमर्शियल डेटा से संबंधित होता है। और सब कंट्रीज जिन्होंने इंडिया के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है, वो जो है अपने लाइजन ऑफिसर्स को यहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और एनालिसिस करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के देशों के साथ भी कोलैबोरेट करता है ताकि बेहतर प्रकार की इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया जा सके। इसके माध्यम से भारत क्या कर रहा है, तो कमर्शियल शिप्स की इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर रहा है और साथ ही इसके माध्यम से जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, यानी सामुद्रिक क्षेत्र में जो जागरूकता है, उसको बढ़ावा देने का भी काम करता है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो वाइड शिपिंग एग्रीमेंट है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वाइड शिपिंग है उससे तात्पर्य मुख्य रूप से जो कमर्शियल शिप्स हैं, जो कमर्शियल कार्गो है, उसके डेटा से है। ठीक, इसमें कमर्शियल शिपिंग इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है ताकि कार्गो शिप्स की मूवमेंट को ध्यान रखा जा सके। इसके माध्यम से जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके माध्यम से जो विविध प्रकार की थ्रेट्स हैं जो इस रीजन में दिखाई दे सकती हैं, उनको भी जो है काउंटर करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो। वर्तमान में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन वगैरह हो गया या दूसरे प्रकार की बहुत सारी ऐसी थ्रेट्स हैं जो इमर्ज कर रही हैं, तो इस सभी प्रकार की इमर्जिंग थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इस प्रकार का ये सहयोगी प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के संदर्भ में आपको आईमैक के बारे में पता होना चाहिए, जिसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। मैंने आपको बताया था कि इसी के जो केंद्र है, इसी का जो सेंटर है, वहीं पर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन अवस्थित है। ठीक, और ये नोडल सेंटर है किसका, तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क का, यानी NC3I नेटवर्क का यह एक नोडल सेंटर है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से जो इंडियन नेवी है, जो कोस्ट गार्ड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर काम करते हैं और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ठीक, इसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको किसने स्थापित किया है, तो इंडियन नेवी ने इसको एस्टैब्लिश किया है, जिसके माध्यम से विविध प्रकार के जो स्टेशंस हैं, ठीक, लगभग 51 स्टेशंस को इसमें लिंक किया गया है। ठीक, जो नेवी कोस्ट गार्ड के हैं, और इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किया जाता है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस किया जाता है। कहाँ पे, तो आईमैक में। इसके माध्यम से जो सुरक्षा, मुख्य रूप से जो कोस्टल सिक्योरिटी के जो वेरियस आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, इंडियन नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, पुलिस हो गई, वो सब मिलकर जो है सहयोग करते हैं ताकि भारत की जो 7,500 लॉन्ग कोस्ट लाइन को है उसको बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सके। और 26/11 अटैक्स के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता देखी जा सकती है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसी के संदर्भ में सागर डॉक्ट्रिन भी इंपॉर्टेंट है, जिसे 2015 में भारत के द्वारा घोषित किया गया था। और इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भारत का इनिशिएटिव है, भारत का विजन है, मुख्य रूप से इंडियन ओशियन रीजन के संदर्भ में, ताकि हम विविध प्रकार के इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स और भारत की जो एंगेजमेंट है इंडियन ओशियन रीजन में उसको बढ़ा सके। या ना केवल पार्टिसिपेटिंग नेशंस के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात करता है, लैंड और मैरीटाइम इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की बात करता है,
इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही इसमें नेचुरल डिजास्टर्स और मैरीटाइम थ्रेट्स, अगर पायरेसी वगैरह देखी जाती है तो उसको भी काउंटर किया जा सके, इसके लिए काम करता है। इसमें ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करने पर बल दिया जाता है, जैसे कि इसमें एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को लेस किया जा सके, कम किया जा सके, जो लाइफ्स हैं इंक्लूसिव इसको बनाया जा सके, लोगों की जो जिंदगी है उसमें सुधार किया जा सके, सस्टेनेबल प्रकार की फिशरीज की जा सके, जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है उसको हार्नेस किया जा सके, जो इलीगल फिशिंग वगैरह देखी जाती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, मैरीन लिटर और ओशियन पोल्यूशन को काउंटर किया जा सके, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाया जा सके, इससे मैरीन लाइफ और ओशियन को कंजर्व किया जा सके, जॉब क्रिएशन किया जा सके, पावर्टी रिडक्शन किया जा सके और इस प्रकार से हंगर को एंड किया जा सके। तो ये एक प्रकार का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसे समझे जाने की जरूरत है और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसके लिए काम करता है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके माध्यम से ज्यादा बेहतर प्रकार की एंगेजमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, ज्यादा बेहतर प्रकार के ट्रस्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, मैरीटाइम रूल्स का लोग देश कंट्रीज रेस्पेक्ट करें इसके लिए काम किया जाता है, वेरियस नॉर्म्स का पालन और डिस्प्यूट्स का पीसफुल रेजोल्यूशन करने का भी इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम वेस्ट एशिया में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को समझने का प्रयास करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है खाड़ी सहयोग परिषद, या जिसे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे एक 1981 के एग्रीमेंट के माध्यम से साइन किया गया और इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका आप नाम याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है बहरीन, इसमें इंपॉर्टेंट है कुवैत, इसमें इंपॉर्टेंट है ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और ये जो है मुख्य रूप से काम करते हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितने भी आप कह सकते हैं जो नेशंस हैं, ज़्यादातर जो हैं खाड़ी नेशंस हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं और गल्फ कंट्रीज़ में अपने इकोनॉमिक और दूसरे प्रकार के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें जो है आप आगे देख सकते हैं, इसमें जो है मेंबर स्टेट्स को दिखाया गया है और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं। जैसे कि सऊदी अरब इसका मेंबर स्टेट है, ठीक, कुवैत, कतर और बहरीन इसका मेंबर स्टेट है, यूएई इसका मेंबर स्टेट है और आप ध्यान रखेंगे ओमन भी इसका स्टेट है। यानी यहाँ पे जो यमन है, ठीक है, यमन इसका मेंबर स्टेट नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जॉर्डन भी जो है इसका मेंबर स्टेट नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ज़्यादातर इसके मेंबर स्टेट के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ठीक, अब भारत जो है लगातार अपने सहयोग को बढ़ावा देता रहा है इस प्रकार के नेशंस के साथ और सबके साथ भारत ने एक्सरसाइजेस को किया है। जैसे कि सऊदी अरब के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो अल मोहद अल हिंद करता है जो एक नौसैनिक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। यूएई के साथ भारत कौन सी करता है, तो जायद तलवार करता है जो एक नौसैनिक एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है। एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी भारत करता है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। ठीक, ओमन के साथ मैंने आपको बताया था तीनों सेनाओं के साथ किया जाता है, अल नगहा जो मिलिट्री के साथ, नसीम अल बहर नेवी के साथ और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ, तो एयरफोर्स के साथ। जो कतर है, कतर के साथ क्या किया जाता है नेवल एक्सरसाइज, तो उसका नाम है जैर अल बहर। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से भारत के लिए जो खाड़ी सहयोग परिषद है वो कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, भारत जो है ना केवल इकोनॉमिकली इनके साथ एंगेज है बल्कि दूसरे दृष्टिकोणों से भी भारत इनके साथ एंगेज है। जैसे कि पॉलिटिकली आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो नेशंस हैं वो इंडिया फ्रेंडली हैं और इंडियंस फ्रेंडली हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से बहुत सारे प्राइजेस वगैरह भी मिले हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द जायद,
किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनासा, जो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉप प्रकार के जो है पुरस्कार हैं। ठीक, इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के लगातार अच्छे संबंध बने हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो दूसरे दृष्टिकोण से हो। ठीक, इसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक में कम से कम 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्यों? एक तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा रेमिटेंस के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 लाख से अधिक जो इंडियंस हैं वो इन रीजन्स में रहते हैं, और यहाँ से वो बड़ी मात्रा में पैसा जो है जब अपने घर में भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जो है इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक, बड़ी मात्रा में यहाँ से जो है आप कह सकते हैं उसको कहा जाता है रेमिटेंस के अलावा एफडीआई भी जो है इन नेशन से आता है। ठीक, यूएई जो है टॉप 10 नेशंस में है जहां से भारत में एफडीआई इनफ्लो होता है। ठीक, इसके अलावा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से इंडिया और जीसीसी दोनों मेंबर्स हैं एफएटीएफ के। एफएटीएफ क्या है? तो एफएटीएफ मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने वाली, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने वाली, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आप कह सकते हैं फंडिंग को रोकने वाली जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है, और इसमें भारत और जीसीसी दोनों ही भाग हैं। इसके अलावा जो है विविध प्रकार की एक्सरसाइजेज वगैरह भी मैंने आपको बताई जो भारत जीसीसी कंट्रीज के साथ कंडक्ट करता है। ठीक, इसमें आप यह भी बात बताएंगे किस तरीके से भारत ने ओमान के साथ एक्सरसाइज की है, इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज की है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। आप इसमें डुकम पोर्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, अब इसी रीजन में एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये कौन सी है? तो यह है पर्शियन गल्फ का रीजन। इस पर्शियन गल्फ के रीजन में लगातार वोलेटिलिटी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तेल वगैरह गुजरता है, और ईरान और सऊदी अरब के मध्य जिस प्रकार का रिफ्ट है वो रिफ्ट जो है कई बार इस फारस की खाड़ी के क्षेत्र को चर्चा में ला देता है। इसमें जो है 8 कंट्रीज का नाम आप याद रखते हैं, जिसमें बहरीन इंपॉर्टेंट है, ईरान, इराक, कुवैत, ओमन, कतर, सऊदी अरब और यूएई का आपको नाम याद रखना है। ये सभी जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, जिसमें यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमन, कतर, कुवैत जो हैं खाड़ी सहयोग परिषद के भी मेंबर्स हैं, और ये सब जो हैं इनमें से ज़्यादातर जो हैं मेंबर्स ओपेक के भी हैं। ओपेक क्या है? तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी तेल उत्पादक देशों का संगठन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये मुख्य रूप से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के, जो इनमें कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। इसके माध्यम से यहाँ पे प्रोस्पेरिटी देखी गई है, विविध प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट देखे गए हैं जो आगे चलकर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को जन्म दे सकते हैं। ठीक, तो आप मैप में से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस पर्शियन गल्फ को और इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि ईरान आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप जो है ओमान देख सकते हैं, यूएई देख सकते हैं, कतर देख सकते हैं, बहरीन देख सकते हैं, सऊदी अरब देख सकते हैं, कुवैत देख सकते हैं। ठीक, और इसमें आप बहुत सारे ऐसे रीजन्स देख सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि बंदर अब्बास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बुशहर, शिराज आदि को देख सकते हैं जो ईरान में है। ठीक, आप यहाँ पे जो है अबू धाबी देख सकते हैं, दुबई देख सकते हैं, मस्कट देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस गल्फ ऑफ ओमन देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम ओपेक और ओपेक प्लस को भी समझने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं वो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ओपेक का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1960 में क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो इसके शुरुआती मेंबर्स थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक,
मुख्य रूप से ऑयल सप्लाई के एरिया में काम करता है, ताकि इसके प्राइस को इस प्रकार से डिटरमाइन किया जा सके जो फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करे, यानी ऑयल को प्रोड्यूस करने वाले नेशंस उनको भी फायदा हो और जो ऑयल खरीदने वाले नेशंस हैं उनको भी फायदा हो, इस तरीके से कार्य करने पर बल देता है। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये लगातार जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 13 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो रिपब्लिक, अंगोला और वेनेजुएला इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऑयल एक्सपोर्टिंग जो नेशंस हैं, उन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस में केवल वेस्ट एशिया के नेशंस ही नहीं हैं, इसमें जो है साउथ अमेरिका के नेशंस भी हैं, इसमें जो है आप याद रखेंगे अफ्रीका के भी नेशन हैं, जैसे कि इसमें वेनेजुएला है, ठीक, आप ध्यान रखेंगे इक्वेडोर जो है इसका भाग नहीं है। इसी प्रकार से कतर भी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें अफ्रीका से अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन और अंगोला इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस मैप के आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसी में ओपेक प्लस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 नेशंस जो है मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें सूडान का नाम याद रख सकते हैं, ओमान का नाम याद रख सकते हैं, रशिया का नाम याद रख सकते हैं, साउथ सूडान इसमें इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई के साथ ही कजाकिस्तान, मलेशिया और मेक्सिको का नाम आपको ध्यान रखना है। इसको याद रखने का तरीका भी उसी प्रकार से है कि आप जो है रीजन वाइज इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साउथ एशिया के कौन से हैं, वेस्ट एशिया के कौन से हैं, सेंट्रल एशिया के कौन से हैं, अफ्रीका के कौन से हैं, साउथ अमेरिका के कौन से हैं, अरब पेनिनसुला के कौन से हैं, यूरेशिया रीजन के कौन से हैं, और इस तरीके से अगर आप उसको क्लासीफाई कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक, अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है ओपेक के बारे में कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में है, और जो भी ऑयल प्रोड्यूस एक अच्छी मात्रा में करता है वो जो है इसका मेंबर बन सकता है। ठीक, इसमें जो है जो 13 मेंबर्स हैं उनके नाम आप याद रखेंगे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और वेनेजुएला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में स्पेशली 2016 के बाद से ओपेक प्लस भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मुख्य रूप से ओपेक प्लस भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक ग्रुप है, बट वो ऐसे नेशंस हैं जो ओपेक का पार्ट नहीं है, यानी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ओपेक। ठीक, तो ओपेक प्लस रिफर्स टू दोज नॉन ओपेक कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल एंड दे आर कॉल्ड ओपेक प्लस कंट्रीज। इसमें कौन कौन शामिल है, तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमन, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान जो है इसके मेंबर हैं। मुख्य रूप से 2016 और उसके बाद से लगातार ये काम कर रहे हैं ऑयल मार्केट के फील्ड में। ठीक, ये दोनों मिलकर जो हैं ऑयल मार्केट में अपना काफ़ी आप कह सकते हैं डोमिनेशन रखते हैं। ठीक, और ये 2016 के बाद से लगातार काम कर रहे हैं, और ये जब भी जो ऑयल की जो आप कह सकते हैं सप्लाई इस तरीके से देखी जाती है कि उसके दाम कम होते हैं तो ये ऑयल सप्लाई कम कर देते हैं, और जब दाम बढ़ जाते हैं तो ये ऑयल सप्लाई जो है इस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि इनको फ़ायदा हो। ठीक, तो इसके हिसाब से जो है ये अपने लिए काम करते हैं। 2018 के एस्टिमेट ये बताते हैं कि इनके पास लगभग वर्ल्ड के क्रूड ऑयल का लगभग 40% है, और जो वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व है वो उसका लगभग 80% है, और इसके माध्यम से यह अपना इंपॉर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से रखते हैं। ठीक, इनके माध्यम से ऑयल को कितना प्रोड्यूस किया जाना है इसको भी निर्धारित किया जाता है, और इसके लिए ये अपनी मंथली बैठक को भी करते हैं। ठीक, इसमें आलोचना जो है वो इस तरीके से की जाती है कि ये एक प्रकार से कार्टेल की तरह व्यवहार करते हैं। कार्टेल का मतलब ये हुआ कि यह तेल की मात्रा को इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि इसको ज़्यादा लाभ इन्हें मिले, यानी हमेशा ये चाहेंगे कि दाम जो है एक उच्च सीमा पर बने रहे ताकि इनको फ़ायदा हो। इस वजह से भी इनकी आलोचना की जाती है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है।
इंडिया जो है उसका एसोसिएट मेंबर है और इस तरीके से इसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करती है मुख्य रूप से जो हमारी न्यू एनर्जी सोर्सेज हैं, रिलायबल प्रकार के हों, अफोर्डेबल प्रकार के हों और क्लीन एनर्जी को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसको 1973 में जो ऑयल क्राइसिस देखा गया था उसकी पृष्ठभूमि में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि इस तरीके की समस्या आगे ना देखी जाए। और मुख्य रूप से ये जो काम करती है उसमें 4 E's आपको याद रखने हैं, यानी ये काम करती है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ये काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये काम करती है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए और दुनिया भर में एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करती है। ठीक, इंडिया जो है वो इसका एसोसिएट मेंबर बना था 2017 में और आने वाले कुछ समय में इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बनने जा रहा है। ठीक, इसी के साथ इसमें एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ध्यान रखना है जो लगातार चर्चा में बनी रहती है। इसे कहा जाता है लाइक इट्स अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक, इसको 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें आज की तारीख में 57 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर स्टेट नहीं है। मुख्य रूप से यह जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके मध्य सॉलिडेरिटी स्थापित करने का प्रयास करती है, मेंबर स्टेट्स के मध्य जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने का काम करती है। किसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस्लामिक डिफेमेशन देखा जाए तो उसको काउंटर करने के लिए काम करेगी, अगर किसी प्रकार की डिसेंट वगैरह देखी जाती है तो उसे रोकने के लिए काम करेगी और यूएन का जो हमारा आप कह सकते हैं आम सभा है, महासभा है, जनरल असेंबली है, वहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ को एक साथ उठाया जा सके इसके लिए काम करने वाली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, तो जिद्दा सऊदी अरब में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए भारत में भी दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन है तो वाई इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कुछ कारण हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है और इंडिया को 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको भाग बनने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन भारत एक तो पाकिस्तान के विरोध के चलते इसका सदस्य नहीं बना, दूसरा भारत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी भाग नहीं बनना चाहता है जो बेसिकली एक रिलीजन के बेस पे फाउंडेड हो। अगर धर्म के आधार पर आधारित संगठन में भारत भाग लेगा तो इससे भारत की पंथ निरपेक्ष छवि पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखेंगे कि इससे भारत के बायलैटरल रिलेशन भी इम्प्रूव होने में समस्या आ सकती है, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान आदि के द्वारा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से कश्मीर आदि के मुद्दे को उठाया जाता रहा है। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें बांग्लादेश ने 2018 में इस बात को उठाया था कि चूंकि भारत में 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखी जाती है, इसलिए हमें जो है इसको कम से कम ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में देखना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के प्रोटेस्ट के चलते भारत इसमें शामिल उस समय नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर भारत इसका भाग बना है। मुख्य रूप से भारत के जिस तरीके से सऊदी अरब और यूएई के साथ रिलेशन जो है इम्प्रूव हुए हैं, उसकी वजह से अब भारत कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पर कश्मीर आदि के प्रश्न को लेकर उठने वाली आवाज़ों को काउंटर कर सकें। और इसके लिए भारत ने लगातार इस बात को कहा है कि जो जम्मू और कश्मीर है वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और यह एक तरीके से किसी भी ऐसे मंच से नहीं उठाया जाना चाहिए जिसका यहाँ पे स्टेक ना हो। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने 2019 में अपने एक मेडन अपीयरेंस यानी पहली बार इसमें शामिल हुआ एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक, और ये जो है मुख्य रूप से सऊदी अरब और यूएई के कहने पर हुआ। ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का भाग होने के बावजूद, ठीक है, भाग ना होने के बावजूद जो है किस तरीके से भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और इसे इस रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी के संदर्भ में कुछ और पहले भी आपको ध्यान रखनी है, जिसमें I2U2 इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
I2U2 इनिशिएटिव को वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और हाल ही में जुलाई 2022 में इसका एक वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था। इसको बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 2021 में। कब किया गया था? तो जब अब्राहम अकॉर्ड्स देखे गए थे, जो मुख्य रूप से एक तरीके से संबंधों को इंप्रूव करने का या फिर इजराइल और अरब नेशंस के मध्य नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज को दर्शाता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं इजराइल, यूएई, अमेरिका और इंडिया। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। I2U2 का मतलब हुआ आई यानी एक इंडिया और एक इजराइल, यानी I2 इंडिया एंड इजराइल, और इसमें दो शामिल हैं यूएस और यूएई यानी U2। यानी जब हम I2U2 की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, इजराइल के अलावा कौन कौन शामिल है? तो यूएस और यूएई, जो एक प्रकार से वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज को दर्शाते हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद देखा गया है। इसको आपको इस तरीके से देखना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर जो अरब नेशंस हैं और जो इजराइल है, उनके मध्य जो है विवाद देखा जा रहा है। और अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 में हुए, उससे पहले बहुत कम ऐसे नेशंस थे जिन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था। जैसे कि 1979 में इजिप्ट ने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है जॉर्डन ने 1994 में एस्टेब्लिश किया। हालांकि 2020 के बाद से कई सारे नेशंस ने मुख्य रूप से जो इजराइल है उसके साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया है। इसमें आपको ध्यान रखना है मोरक्को का नाम, जिसने दिसंबर 2020 में नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की घोषणा की। इसमें आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से सूडान को, जिसने अक्टूबर 2020 में ऐसा किया। आप इसमें ध्यान रखेंगे यूएई को, जिसने सितंबर 2020 में किया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से अमेरिका की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में अब वो धीरे धीरे वहां पे जो उसका आप कह सकते हैं प्रभुत्व है, अब उस प्रभुत्व से वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है। अब वह अपने क्षेत्र के तेल और गैस पर ज्यादा निर्भर है, और इसी के चलते वेस्ट एशियन नेशन अब बहुत ज्यादा संकटों के अलावा अब संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप इन देशों की ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देख सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब I2U2 को जब 2021 में एस्टेब्लिश किया गया, तो उस समय से कहा जाता था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और इसे वेस्ट एशियन क्वाड के रूप में भी दर्शाया गया। ये एक प्रकार से एक ऐसी ग्रुपिंग को दर्शाता है जिसमें मुख्य रूप से इसमें इंडिया और इजराइल के अलावा यूएस और यूएई को शामिल किया गया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार की ग्रेट अचीवमेंट है जो होने वाले जियोपॉलिटिकल चेंजेस को दर्शाता है, जो इस रीजन में दिखाई दे रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल नए प्रकार के अलायंसेस, सहयोग वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह को बढ़ाया जा सकता है, बाकी इसमें आगे चलकर और नए प्रकार के संबंधों को भी स्थापित किया जा सकता है। इसके माध्यम से आगे चलकर न केवल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इसमें नए प्रकार की ग्रुपिंग्स भी आगे चलकर देखी जा सकती है। ठीक, आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में जो है काम कर सकता है। यह जो है आगे चलकर फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकता है, और इसके माध्यम से अलग अलग कंट्रीज अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकती है। ठीक, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, क्लाइमेट हो गया, कोविड-19 से सुरक्षा हो गया, और सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी ये सब देश मिलकर काम कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के लिए इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जिस तरीके से वेस्ट एशियन नेशंस के नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज देखा गया है इजराइल के साथ, उससे सबसे ज्यादा भारत जैसे देश लाभान्वित हो सकते हैं, और इससे भारत आगे चलकर यूएई, यूएस और दूसरे अरब नेशंस के साथ इजराइल के साथ अपने संबंध और बेहतर कर सकता है। भारत जो है एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट भी है, और इसके माध्यम से हाईटेक और हाईली सॉट आफ्टर गुड को भी भारत कंज्यूम कर सकता है, और इससे भारत जो है लाभ उठा सकता है, इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है।
ठीक। इसके अलावा भारत जो है विविध प्रकार के अलायंसेस बनाने में भी इसमें भारत को मदद मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल अलायंस हो, चाहे वो सोशल अलायंस हो। इस तरीके के अलायंसेस बनाने में भी भारत को मदद मिलने जा रही है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें आपको अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बताने का प्रयास करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्राहम अकॉर्ड एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज को दर्शाता है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज का मतलब क्या हुआ कि जो लंबे समय से एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अरब नेशंस, उनके मध्य जो तनाव देखा जा रहा था, हॉस्टिलिटी देखी जा रही थी, उस हॉस्टिलिटी को दूर किया गया इस प्रकार के अब्राहम अकॉर्ड से, जिसे किया गया इजराइल, यूएई, बहरीन के साथ, जिसमें मीडिएशन किया था यूएस ने। और ये एक प्रकार से पहला ऐसा अरब इजराइल पीस डील है जो 1994 के बाद अब देखा गया है। ठीक, इससे पहले 1979 और 1994 में ही मिस्र और जॉर्डन के साथ हुआ था। अब जो है जाके ये 26 साल बाद 2020 में देखा जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1979 में इजिप्ट ने किया था और 1994 में जॉर्डन ने किया था, और इसके माध्यम से एम्बेसी और एम्बेसडर एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा। इजराइल के साथ वेरियस सेक्टर्स में काम करने पर बल दिया जाएगा, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो। इसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज होने से क्या होगा, तो इजराइल के साथ और देशों के संबंध सुधरेंगे और इससे इजराइल, यूएई और बहरीन आदि को लाभ होगा। और इसके माध्यम से तीनों मिलकर जो ईरान का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसको भी काउंटर कर सकते हैं और अपने नीतियों को ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। आपको इस पूरी पीपीटी को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।